सरिता एक छोटे से घर में अपनी बेटी ज्योति के साथ रहती थी। ज्योति की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ के कामों में उसकी मदद करती। सरिता और ज्योति जैसे तैसे करके गरीबी में गुजारा कर रहे थे, लेकिन पैसों की तंगी, गरीबी, इन सब चीजों से उन दोनों को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता था। सरिता ने अपने घर के बाहर एक छोटी सी दुकान खोली थी। आसपास के लोग छोटा मोटा सामान लेने के लिए सरिता की दुकान पर आया करते। ऐसे ही एक दिन सरिता अपनी बेटी ज्योति से बात करते हुए कहती है, दुकान का सारा सामान तो खत्म हो रहा है, हमारे हाथ में कुछ पैसे भी नहीं है। अब हम सामान कहाँ से लाएंगे? कुछ लोगों ने उधार सामान तो लिया था, लेकिन अभी तक उसके पैसे नहीं दिए हैं। माँ, आप उन्हें बोलती क्यों नहीं हो कि सामान लेते के साथ ही पैसे भी दे दे। अब वो तो जैसे सामान लेकर भूल ही जाते हैं पैसे देना, लेकिन हम तो मुसीबत में आ जाते हैं ना। ऐसे थोड़ी होता है। अब ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगता है ना। आसपास के लोग सामान ले रहे हैं, तभी तो हमारी दुकान चल रही है, और हम उन्हें पैसों के लिए ऐसे टोकने लग जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। माँ, वो लोग चाहे सामान यहाँ से ले या कहीं और से ले, लेकिन उन्हें पैसे तो देने ही चाहिए ना। हाँ चल, कोई बात नहीं, अगली बार से मैं उन्हें बोल दूंगी ध्यान रखने के लिए। इससे उन्हें भी बुरा नहीं लगेगा। हाँ माँ, आप उन्हीं का देखोगी कि उन्हें बुरा ना लगे, लेकिन हम गरीब की हालत पर वो कुछ ना सोचे, है ना। बेटा, तू ऐसी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाएगी तो कैसे चलेगा? अरे वो लोग हमारे पड़ोसी हैं, उनसे सामान लेते हैं तो हमें तो खुश होना चाहिए ना। तू भी ना जब देखो गुस्सा करना होता है। कोई बात नहीं, ये सारी बातें यही खत्म करो। दुकान खोलने का समय हो गया है। दुकान में जो सामान है अभी तो हम उसे ही पहले बेचते हैं, फिर देखते हैं कि आगे क्या और कैसे होगा। हाँ, ये करी ना तूने मेरी समझदार बच्ची वाली बात। चल अब। सरिता और ज्योति को पैसों को लेकर काफी ज्यादा परेशानी तो थी, लेकिन दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए जिंदगी में आगे बढ़ने की लगातार कोशिश में थे। ऐसे ही दोनों माँ बेटी अपनी दुकान में बैठी हुई थी। तभी वहाँ उनकी पड़ोसन मीनल आती है और आकर कहती है, अरे सरिता जी, मुझे 1 किलो बेसन दे देना। वो क्या है ना, घर पर मेहमान आए हुए हैं। जी आंटी जी, 1 किलो बेसन 80 रुपए का है। रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। क्या 80 रुपए किलो? अरे पागल क्यों बना रही हो? बाकी दुकानों में तो 50 रुपए किलो है। मीनल बहन, अब ऊपर से ही दाम बढ़ गए हैं तो इसमें हमारी क्या गलती? हम तो वही दाम बता रहे हैं ना जिस दाम में हमें मिल रहा है। आपसे थोड़ी झूठ बोलेंगे हम। नहीं नहीं, झूठ सच वाली बात नहीं है। बात यहाँ पड़ोसी वाले रिश्ते की है। आप खुद ही बताओ, पड़ोसी के साथ कोई नफा नुकसान देखता है भला? चलो 50 में ही दे दो ये बेसन। आंटी जी, आप पड़ोसी का ही रिश्ता रखिए और जो सच दाम है वही दाम दीजिए। अरे मैं पड़ोसी होने का ही तो मान रख रही हूँ, तभी तो जो भी लेना होता है मैं सीधा आपकी दुकान में ही आती हूँ, वरना आसपास और भी कितनी दुकानें हैं। नहीं आंटी जी, ये आपको इतने पैसों में तो नहीं मिल सकता। वैसे आपके पहले के भी पैसे बचे हुए थे ना। अरे सरिता जी, ये आपकी बेटी कैसे बात कर रही है? मेरे पहले के पैसे बचे हैं, ये बात मुझे भी पता है, लेकिन याद क्यों दिला रही है? मैं क्या तुम दोनों के पैसे लेकर कहीं भागी जा रही हूँ? आंटी जी, याद नहीं दिला रही हूँ, मैं तो बस बता रही हूँ कि आपके पहले के भी पैसे बचे हैं। आप आई हो यहाँ तो लगे हाथों वो पैसे भी दे दीजिए। आपको भी बार बार थोड़ी आना पड़ेगा। सरिता, अपनी बेटी को कुछ तो बोल। देख कैसे जुबान चल रही है इसकी। ज्योति, अब बस भी कर, कब से बोली जा रही है। और मीनल बहन तो यही पड़ोस की है ना, जब मनाए तब पैसे दे देंगी, इसमें उन्हें बताने वाली क्या बात है। मीनल बहन, एक काम करो, ले जाओ 50 में बेसन। लेकिन माँ, बस करना, जब मैं बात कर रही हूँ तो तुझे क्या बात करने की जरूरत है? तुझसे बड़ी हूँ ना मैं। चुपचाप मेरी बात मान और मीनल बहन के लिए एक बेसन की थैली ला कर दे। अपनी माँ से कुछ सीखो ज्योति बेटा, ऐसे ही दुकान खोलने से कुछ नहीं होता है, ग्राहक बनाने भी पड़ते हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ और पैसे मेरे खाते में जोड़ लेना, बाद में दे दूंगी। मीनल वहाँ से इतना बोलकर चली जाती। और ये सिर्फ मीनल ही नहीं, बल्कि बाकी मोहल्ले के लोगों का भी हाल था। गरीब पड़ोसन की दुकान का काफी ज्यादा लोग फायदा उठाया करते थे, और जब इन सब के बारे में ज्योति भी कुछ बोलती तो सरिता उसे चुप करवाती। ऐसा कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद एक विनोद नाम का आदमी सरिता की दुकान पर आता है और माँ बेटी से कहता है, बहन जी, मैंने आपको सामान तो दे दिया, लेकिन अभी तक मुझे मेरे पूरे पैसे नहीं मिले। भाई साहब, कुछ दिन और रुक जाओ, जैसे ही पैसों का इंतजाम होता है मैं आपके पैसे दे दूंगी। आप ये बहाना तो कब से बना रही हो? अब तक क्या पैसे नहीं हो पाए बहन जी? कम से कम बहाने तो अच्छे बनाओ जो सुनने में तो ठीक लगे। भाई साहब, ये कोई बहाने नहीं है, सच है। अभी हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है।
हम खुद इतनी गरीबी में चल रहे हैं, दुकान का सामान भरवाने के लिए भी पैसे नहीं हो रहे हैं, तो आपके पहले के पैसे कहाँ से दें? क्या हुआ? अब जब मैं आपको पहले बोल रही थी कि जिस तरह हमें दूसरों के पैसे देने हैं, वैसे ही आप दूसरों से अपने पैसे तो मांग लिया करो ना। लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। भाई साहब, बस कुछ दिन का समय और दे दीजिए, फिर मैं आपके पूरे पैसे दे दूंगी। ठीक है, जब आप इतना बोल रही हो तो बस कुछ दिन ही, आप 1 हफ्ते में मेरे पैसे दे दीजिएगा। विनोद वहाँ से चला जाता है, लेकिन विनोद की बातों से सरिता और परेशान हो जाती है और पैसे जमा करने के लिए सोचती है। कुछ दिनों बाद वहाँ मीनल एक नई साड़ी पहनकर आती है और कहती है, सरिता जी, जरा एक बिस्किट का पैकेट दे देना। आंटी जी, वैसे आपकी साड़ी बहुत प्यारी लग रही है, कहाँ से ली आपने? अरे ये तो मैंने मॉल से ली है, पूरे 25,000 की साड़ी है, अच्छी है ना? क्या? इतनी महंगी साड़ी? फिर तो आपने वहाँ भी यही बोला होगा ना कि बाद में पैसे दूंगी। अरे वो मॉल था, वहाँ पर ये थोड़ी ना बोल सकती हूँ मैं। अच्छा, फिर ये जरूर बोला होगा कि कम पैसों में दे दो ना। अरे ज्योति, ये कैसी बात कर रही हो तुम? मॉल में भला कोई मोल भाव करता है क्या? अच्छा, मतलब मोल भाव करने के लिए हमारी ही दुकान है, जिसमें आप पैसे भी महीने 2 महीने बाद देती हो, है ना? हाँ तो अच्छी खासी स्टैंडर्ड जगह है, वहाँ पर तुम जैसे गरीब लोग थोड़ी ना आते हैं। लेकिन जब आप लोग साथ ही उन अमीर लोगों का दोगी तो हमारा क्या होगा? ज्योति चुप हो जाइए, क्या बकवास कर रही है तू? माँ, आप मुझे क्यों चुप करवा रही हो? यहाँ सबको पता है हम कितने गरीब हैं। हमारे पास खाने को भी खाना नहीं होता है कभी कभी, और हमारे पड़ोसी ही हमारे दुख को नहीं समझ रहे। बेटा, मैं समझ रही हूँ तू गुस्सा है, लेकिन गुस्से में बस गलत ही होता है, मुसीबत का कोई हल नहीं निकलता, इसलिए बोल रही हूँ, तो जरा शांत हो जा। सरिता की बोली पर भी ज्योति चुप नहीं होती, बल्कि और गुस्सा हो जाती है और जोर जोर से बोलने लगती है। वहाँ पर आस पड़ोस के लोग जमा हो जाते हैं, जो ज्योति को बोलते सुनते हैं। माँ, गरीब पड़ोसन की दुकान का ये लोग फायदा उठा रहे हैं, इन्हें तो बल्कि हमारी मदद करनी चाहिए ना। जो लोग एक साड़ी बस 25,000 की ले सकते हैं, तो वो छोटी छोटी चीजों के लिए हमसे मोल भाव करते हैं। बेटा, माँ, बेटा नहीं, अब इन्हें भी हमारी बात सुननी पड़ेगी। हम यहाँ सबके बारे में सोच लेते हैं, लेकिन हमारे बारे में कोई नहीं सोच रहा ना, इसलिए अपने बारे में हमें खुद ही सोचना पड़ेगा। ज्योति की बातें सुनकर मीनल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने ही शायद सबसे ज्यादा अपनी गरीब पड़ोसन की दुकान का फायदा उठाया है। ये लो तुम्हारे पैसे, और आज तक जो हुआ वो आगे कभी नहीं होगा। मीनल सबके सामने माफी मांगती है और वही चीज कभी नहीं दोहराती। मीनल के साथ साथ और लोग भी अपनी गलती को समझ जाते हैं और उसके बाद ज्योति और सरिता की हालत में ज्यादा न सही, लेकिन थोड़ा बहुत बदलाव होता है। चंपा की शादी चंपक नाम के लड़के के साथ हो जाती है। अब चंपा अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभालने लगती है। चंपा की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। चंपक उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। चंपा से चंपा की सास लीलावती भी काफी खुश थी। वो उसको बहुत ज्यादा प्यार करती और उनका परिवार काफी खुशहाल था। लेकिन किसी को क्या ही पता था कि उनके इस खुशहाल परिवार को नजर लगने वाली है। ऐसे ही एक दिन चंपा के पास उसका पति चंपक आता है और उसे पीछे से पकड़ते हुए कहता है, ओ जानो, तुम्हें पता है ना, तुम्हें छोड़कर कभी जाने का मन नहीं करता मेरा। अच्छा जी, तो क्यों जा रहे हो मुझे छोड़कर? तुम्हें पता है, अगर मेरा खुद का बिजनेस नहीं होता ना, तो मेरे अंडर इतने लोग काम नहीं कर रहे होते और मैं एक दिन भी छुट्टी जरूर लेता। हाँ हाँ, बस भी करो और अब जाओ ऑफिस, वरना लेट हो जाओगे। ओ हेलो, मैं खुद का काम करता हूँ, छुट्टी नहीं ले सकता हूँ, तो क्या हुआ अगर लेट जा सकता हूँ, समझी तुम? जी ओके सर, लेकिन अभी आप जाओ। अच्छा, मुझे तुम भगा रही हो, रुको अभी तुम्हें बताता हूँ। चंपक अब चंपा के साथ मस्ती करने लगता है, लेकिन इस मामले में हमारी चंपा भी कम थोड़ी थी। वो भी चंपक के साथ मस्ती करने के लिए इधर उधर भागने लगती है, लेकिन आखिर में चंपक ने उसको पकड़ ही लिया और उसे अपनी बाहों में भरकर बिस्तर पर लेटा दिया। और वो उसके करीब जाने ही लगता है कि दोनों के कानों में एक आवाज आती है, जो कि उसकी माँ की थी। अरे ओ बहू, आज उठना नहीं है क्या? मेरे बेटे को ऑफिस भेजना है या नहीं? लग रहा है तो सोती ही रहेगी। देख लिया, आपकी मम्मी आवाज लगा रही हैं। चलिए उठिए ऑफिस के लिए। इस तरह अब चंपा और चंपक दोनों नीचे आते हैं, जिसके बाद चंपा चंपक के लिए खाना बनाकर उसे ऑफिस भेजती है। अब चंपक ऑफिस में काम करने लगता है कि तभी चंपा का कॉल चंपक के पास आता है। चंपक जी, आज शाम को आप जल्दी आ जाइएगा, पता नहीं क्यों
लेकिन मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। ओहो, आज क्या बात है? आज खास जो इतना याद किया जा रहा है? अरे बस यूं ही, जल्दी से आ जाओ। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। इतना कहकर चंपक कॉल कट कर देता है और काम करने लगता है कि तभी वहाँ पर उसके एम्प्लॉयज आकर उसे बोलते हैं। सर, हम सभी को आपसे एक बात करनी है। हाँ बताओ, क्या बात करनी है? हम लोगों की तुम सैलरी बढ़ा दो, हमें जरूरत है। लेकिन अभी तो मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ाई है, और तुम क्या चाहते हो मैं हर 15 दिन में तुम्हारी सैलरी बढ़ाऊं? तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? भोला, देव, मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि तुम दोनों सीनियर हो, और सीनियर होकर ऐसी बात कर रहे हो, हद है यार। चंपक पूरे ऑफिस के सामने देव और भोला को डांट देता है। वो दोनों ऑफिस में सीनियर थे। उन दोनों को खुद की इंसल्ट बहुत बुरी लगती है और दोनों आपस में प्लान बनाते हैं। इस चंपक ने तो पूरे ऑफिस के सामने हम दोनों की इंसल्ट कर दी है। भाई तू बोल तो सही रहा है, इसको सबक सिखाना होगा। लेकिन हम कैसे सिखाएंगे? तू चिंता मत कर, इसका किस्सा खत्म हो जाएगा और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। आखिर इससे हमें अपनी इंसल्ट का बदला जो लेना है। हाँ हाँ भाई, तू सही बोल रहा है। आप तो हम इससे चुन चुन कर बदला लेंगे। हा 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 हा। इतना कहकर वो दोनों अपना अपना काम करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद देव चंपक के पास जाता है और उससे बोलता है, सर जी, ये हमारी कंपनी के कुछ पेपर्स हैं, आप इन पर साइन कर दीजिए। ठीक है देव। कुछ देर बाद चंपक बिना पेपर्स को चेक करे उन पर साइन कर देता है और थोड़ी देर बाद चंपक शाम होते ही अपने घर की ओर निकलता है। रात ज्यादा होने की वजह से सड़क पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और सामने से अचानक एक बाइक पर दो बंदे आते हैं और चंपक की कार के पहले वाले शीशे पर डंडा मारते हैं और उसका शीशा तोड़ देते हैं। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में तिलमिलाते हुए चंपक गाड़ी से बाहर निकलकर कहता है, तुम लोग गवार हो क्या? क्या तुम लोगों को इतनी बड़ी कार दिखाई नहीं देती? उसकी बात सुनकर वो बाइक वाले अपनी गाड़ी रोकते हैं और अपने चेहरे से मास्क हटाते हैं। चंपक उन्हें देखकर कहता है, तुम दोनों, आखिर तुम दोनों ये क्यों कर रहे हो? तूने हमारा जीना मुश्किल किया हुआ है, इसलिए अब तू जिंदा नहीं बचेगा। चंपक कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो दोनों उसे बेरहमी की मौत देते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। अगली सुबह चंपक की लाश उनके घर आती है। ये देखकर बेचारी चंपा पर मानो पहाड़ टूट पड़ा था। वो अपने पति को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है और उसे रोता देखकर लीलावती कहती है, अरे चुप हो जा बहू, इतना रो क्यों रही है तू? तेरी किस्मत में पति का इतना ही साथ लिखा था। मम्मी जी, मैंने इनको कहा था जल्दी घर आने को, लेकिन लेट आए, और आए भी तो कैसे। कुछ समय बाद चंपा अपने पति की लाश का अंतिम संस्कार करती है और जब वो घर आती है तो घर पर देव और भोला को देखती है। उसे देखकर चंपा कहती है, तुम दोनों तो मेरे पति के खास एम्प्लॉय थे ना? तुम्हें पता है क्या कि उनको किसने मारा है? अगर पता है तो प्लीज बता दो। अरे मूर्ख औरत, हमने ही तेरे पति को मारा है। लेकिन क्यों? आखिर उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्योंकि तेरे पति ने हमारे ऑफिस के सामने हमारी इंसल्ट की थी। अब हम अपनी इंसल्ट किसी के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकते ना। मैं पुलिस में जाऊंगी और तुम दोनों के खिलाफ रिपोर्ट करूंगी। तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि हम अपने खिलाफ कोई सबूत ही नहीं छोड़ते हैं। वैसे भी तेरे पति से सब कुछ हमने अपने नाम करवा लिया, ये घर, कारोबार। अब तुम एक गरीब और फटीचर बन गए हो। निकलो अब यहाँ से, चलो। अरे क्यों निकलो, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर अब लीलावती देव और भोला को मारने लगती है, लेकिन वो असफल रहती है। उसको ऐसा करते देखकर देव कहता है, ओहो, तुम कितने बेचारे बने हुए हो। एक टाइम था कि तुम लोग खूंखार शेर बने फिरते थे, लेकिन अब चलो, मैं उन सबको भूल जाता हूँ। मैं तुम लोगों को यहाँ रहने के लिए परमिशन दे देता हूँ, लेकिन तुम दोनों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नौकरानी बनकर रहना होगा। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? उसकी बात सुनकर चंपा सोच में पड़ जाती है, लेकिन कुछ देर बाद चंपा कहती है, हाँ मुझे मंजूर है, जैसा तुम बोलोगे मैं वैसी ही रहूंगी। बहू तू ये क्या कह रही है? आखिर तू ऐसा क्यों कर रही है? माँ आप कुछ मत बोलिए। इतना कहकर चंपा अपनी सास लीला को घर के अंदर ले जाती है और ये सब देखकर लीलावती फूट फूट कर रोते हुए कहती है, बहू अब तो मैं एक गरीब औरत हूँ, साथ ही हमारे पास कुछ भी नहीं है। आखिर तूने गरीबी के चलते इन लोगों के सामने अपने घुटने टेक ही दिए। नहीं मम्मी जी, मैंने गरीबी के आगे घुटने नहीं टेके हैं और न ही इनके आगे, लेकिन हाँ, मैं इन लोगों के साथ रहने के लिए राजी हो गई हूँ। इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि इन्होंने सारे सबूतों को मिटा दिया है
और मेरे पास कोई सबूत नहीं है इन्हें गिरफ्तार करवाने के लिए। मुझे यहाँ रहना ही पड़ेगा, बस इसलिए इनको सबक तो सिखाना ही होगा ना। बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि कहीं तुझे कुछ हो ना जाए, ये लोग तुझे कोई नुकसान ना कर दे या तेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। आप बेफिक्र रहिए माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दोनों सास बहू आपस में प्लान करके उस घर में रहने लगती है। दिन गुजरते हैं, चंपा घर के काम करती और चंपा जब भी देव और भोला के पास कोई सामान देखती या फिर कोई भी सामान देने जाती तो भोला उसका हाथ पकड़कर उससे बदतमीजी तक करने की कोशिश करता। एक रात की बात है, देव और भोला काफी नशे में थे। उनके इस नशे का फायदा उठाते हुए चंपा उन्हें खाना देने जाती है और दोनों के पास जाती है और साथ ही हाथों में मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती है और उस फोन में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। और उनको नशे की हालत में देखकर चंपा उनसे कहती है, मेरे पति को क्यों मारा था? और क्या ये बात सच है कि मेरे पति की मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो? अरे हाँ जाने मन, हम तुझे कितनी बार बताएं कि तेरे पति को हमने मारा था और तेरे पति को मारने का कोई मकसद नहीं, बल्कि ये पूरी जायदाद छीनना था। सबसे बड़ा रीजन तो यह था कि उसने सभी ऑफिस वालों के सामने हमारे इंसल्ट की। हमारे सामने हमारी इंसल्ट कोई नहीं कर सकता, इसलिए आधी रात को हमने उसे मार दिया और सबूत भी मिटा दिए। उसकी ये बात सुनते ही अब चंपा उनका खाना वहीं रखती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। रात के समय ही वो पुलिस स्टेशन जाती है और सारे सबूत पुलिस को देती है, जिसके बाद पुलिस उन्हें अरेस्ट करती है। और इस तरह अब लीलावती और चंपा को उनका सब कुछ वापस मिलता है और चंपक को मिलता है इंसाफ। कार्तिक देर रात अपने ऑफिस में काम करके अगली सुबह घर आता है और अपने घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। तभी रानी उसके लिए दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही उसे देखकर वो उसके कपड़ों की ठीक से जांच करती है और तो और उसे अजीब तरह से सूंघने लगती है। ये देखकर उसका पति कार्तिक कहता है, जानवरों वाली हरकत क्यों कर रही हो? कभी यहाँ सूंघ रही हो, कभी वहाँ सूंघ रही हो, ये सब क्या है? चुपचाप ऐसे ही खड़े रहो और मुझे सब सही से चेक करने दो। पूरी रात तुम ऑफिस में रुके हो या कहीं और? कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? हे भगवान, सच में कल्लू आ गया है। एक पति जो पूरी रात ऑफिस में काम करके देर रात को घर आता है और उसकी पत्नी को उसकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन नहीं, मेरी बीबी को तो जासूसी करनी है। यार किसी लड़की के साथ नहीं था मैं, हद होती है सोचने की भी। हाँ, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, तुम कुछ भी कर सकते हो। और वैसे भी तुम्हारे ऑफिस में कितनी सारी लड़कियां हैं, क्या पता किससे तुम्हारा चक्कर चल रहा हो। यार अब बस करो यार, मुझे बहुत नींद आ रही है, पूरी रात सही से सोया भी नहीं हूँ और तो और मैं बहुत थक भी गया हूँ। क्या कहा? सोए नहीं, थक गई और आंखें भी लाल है और तुम्हारे अंदर से सेंट की खुशबू आ रही है। ये सेंट तो लड़कियां लगाती है और मेरा सेंट ये है नहीं। फिर ये किस लड़की का सेंट है? कौन थी तुम्हारे साथ रात में? हे भगवान उठा ले, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ इस जिंदगी से और अपने जासूस पत्नी से। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, उठा ले भगवान। भगवान के पास बाद में जाना, पहले मुझे मेरे सवालों के जवाब दो, वरना अच्छा नहीं होगा। आज तुम्हारे लिए बता रही हूँ मैं। हाँ, ऑफिस में एक अकेला मैं ही नहीं था, और भी लोग थे और सब बैठ के साथ में काम कर रहे थे। तो मेरे साथ भी 2 लड़कियां बैठ के काम कर रही थी। ये उन्हीं की परफ्यूम की खुशबू है, समझी तुम? अच्छा, तो तुम इसलिए ओवर टाइम करते हो ऑफिस में, ताकि उन लड़कियों के साथ बैठकर बातें मार सको और नाम हो जाता है कि काम करने के लिए ऑफिस गए हो। हे भगवान, इस औरत को समझाना नामुमकिन है। मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। इतना कहकर अब कार्तिक वहाँ से सोने के लिए चला जाता है और रानी अपने पति पर शक करने लगती है। ऐसे ही एक दिन रानी अपने घर की खिड़की पर खड़ी अपने हाथों को दूरबीन बनाकर देखती है और ये करते हुए उसे कार्तिक देख लेता है। अरे ये सब क्या है? तुम दूसरों के घर में ताका झाकी क्यों कर रही हो? अरे अपने पति की जासूसी करती हो, वो कम था क्या? अब जो दूसरों के घर में घुस रही हो, ये सब गलत बात होती है। तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। तुम तो पूरा दिन घर से बाहर रहते हो और घर में मैं ही रहती हूँ, तो आसपास वालों की मुझे सब खबर रहती है। कौन क्या खिचड़ी बना रहा है, किसके बारे में। मन तो करता है ना तुम्हें यहाँ से धक्का दे दूं, लेकिन मजबूर हूँ, ऐसा भी कर नहीं सकता। हाँ, मुझे मारकर मेरी सोतन को यहाँ लाना चाहते हो ना? सब पता है मुझे।
मेरा अफेयर किसी के साथ नहीं है, तो तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती हो। अगर सच में होता तब तो तुम पक्का मेरी जान ले लेती। अरे तुम अभी अपना मुंह बंद करो, मैं कुछ जरूरी चीजें देख रही हूँ। अभी मेरे पास समय नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने का। जरा मैं भी तो देखूं, मेरी जासूस पत्नी किसकी जासूसी कर रही है। इतना कहकर अब कार्तिक भी रानी के साथ देखता है, जहां सामने वाले घर में रानी अपने हाथों की दूरबीन बनाकर देख रही थी। वहां रहने वाली एक लड़की के घर से एक आदमी गुस्से में जा रहा था और वो लड़की रोते हुए उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन लड़का रुकता ही नहीं और लड़की वहीं बैठकर रो रही होती है। ये सब देखकर कार्तिक रानी से कहता है, ये क्या देख रही हो तुम? अरे किसी की पर्सनल लाइफ में ताका झाकी नहीं करनी चाहिए, समझी तुम? आपको कुछ नहीं पता, ये एक बहुत गंभीर मामला है। ये जो आदमी है वो उसके घर रोज आता है, लेकिन हर रोज वो दोनों बहुत खुश रहते थे। पर आज ऐसा हुआ जो ये लड़का इससे दूर जा रहा है और ये लड़की ऐसे रो रही है। कुछ तो जरूर है बात। ये उन दोनों के बीच की बात है, फिर तुम क्यों बीच में पड़ रही हो? क्यों उनके घर में जासूसी कर रही हो? आज तुम्हें कोई काम नहीं है क्या जो यहाँ बैठकर मेरी तरह जासूसी कर रहे हो? जाओ जाकर अपना काम करो। आप मुझे अपना मेरा काम करने दो। तुम भी ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आती हो। कभी कभी तो मैं समझ ही नहीं पाता तुम्हें। इतना कहकर कार्तिक वहां से चला जाता है और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। रानी के घर के सामने रहने वाली लड़की अपने बीएफ से पैचअप कर लेती है, लेकिन कुछ दिन सब ठीक चलने के बाद एक रात जब रानी को नींद नहीं आ रही थी, तो वो फिर से एक बार अपने घर की बालकनी में खड़ी हो जाती है और तभी वहाँ सामने रहने वाली उस लड़की के घर में देखने लगती है। उसके घर की लाइट ऑन थी और उसके घर में वह हाथों की दूरबीन बनाकर ताकने लगती है, जहाँ उसे दो लोग आपस में झगड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। सामने वाले ने अपने मुंह पर नकाब लगाया हुआ था, इसलिए उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था और कुछ ही देर में वो आदमी उस लड़की के पेट में चाकू गोदकर उसकी जान ले लेता है और वहां से भाग जाता है। ये देखकर रानी घबरा जाती है और कार्तिक से कहती है, कार्तिक उठो, कार्तिक जल्दी उठो, उस लड़की को किसी ने मार दिया है, जल्दी से उठो। क्या है, अब रात को भी चैन से सो नहीं सकता क्या मैं? सोने दो ना मुझे। अरे जल्दी उठो, उस लड़की को किसी ने मार दिया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है ये सब होते हुए। कार्तिक, क्या सच में? रानी तुमने कहीं कोई सपना तो नहीं देखा है ना? कार्तिक मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई सपना नहीं देखा। उस लड़की को किसी ने चाकू मारकर उसकी जान ले ली है। कार्तिक भी अपनी खिड़की से उस घर में देखता है तो वहाँ खून से लथपथ उस लड़की की लाश पड़ी थी और ये देखकर कार्तिक उससे कहता है, ये सब तुमने क्या देख लिया है? मुझे समझ नहीं आते जासूसी का कौन सा भूत सवार हो गया तुम पे। पहले तो दूसरों के घर में ताका झाकी करती थी और आज तुमने मर्डर देख लिया। अब हम क्या करें? अगर खूनी को पता चल गया कि तुमने ये सब देखा है तो कहीं वो तुम्हारे साथ कुछ कर ना दे। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। उस कातिल को मैं जरूर ढूंढकर पुलिस के हवाले करूंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? अब तुम एक खूनी की जासूसी करोगी? अरे तुमने क्या उसका चेहरा देखा था कि वो कौन है? क्या तुम उसे जानती हो? हाँ मुझे पता है कि इस लड़की को किसने मारा होगा और मैं उसे पकड़वा कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह सभी को उस लड़की के मर्डर के बारे में पता चलता है और पुलिस भी उस खूनी का पता लगाने में जुट जाती है। रानी पुलिस के जाने के बाद जब उस घर में जाती है जहाँ खून हुआ था, तो देखती है कि उस घर में सब बिखरा हुआ था और ये सब देखकर रानी कहती है, ये सब जरूर उस आदमी ने किया होगा जो इससे मिलने के लिए रोज आया करता था। अब मुझे ही इसका पर्दाफाश करना होगा। इतना कहकर वह घर में यहाँ वहाँ सब ढूंढने लगती है। तभी उसे उस लड़की की अलमारी से एक रुमाल मिलता है जिसमें किसी का नाम लिखा था और वहाँ कुछ तस्वीरें भी मौजूद थीं, जो कि किसी और की नहीं बल्कि रानी की एक दोस्त की थी। और उस रुमाल और फोटो को लेकर वो तस्वीर वाले आदमी जिसका नाम था कमलेश के पास जाती है और उससे कहती है, ये सब क्या है? कमलेश, तुम उस लड़की को जानते हो? कुछ दिन पहले ही जिसका मर्डर हुआ है। नहीं, मैं किसी लड़की को नहीं जानता। तुम किसकी बात कर रही हो रानी? अगर तुम उसे नहीं जानते तो ये तुम्हारी फोटोज उसके पास कहाँ से आई? बताओ, तुमने ही मारा है ना उसे? अच्छा, तो अब तुम मेरी सच्चाई जान गई हो। तो अब तुम्हें इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है।
इतना कहकर अब कमलेश अपने पास से एक चाकू निकालता है और रानी को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर उसका पति कार्तिक पुलिस के साथ आ जाता है और पुलिस कमलेश को अपनी हिरासत में ले लेती है। तभी कार्तिक कहता है, अरे वाह, मेरी जासूस पत्नी ने तो आज कमाल ही कर दिया। अपनी ये जासूसी कर करके ना सबका दिमाग खाया करती थी, लेकिन आज इसकी जासूसी ने एक खूनी को पकड़ लिया।